स्टूडेंट्स आए थे पढ़ने के लिए, जेन्युइन स्टूडेंट्स थे जो अपनी ज़िंदगी के अपने फ़ैसले लेके आए थे और उनके फ्यूचर जो तबाह हुए। होम ऑफिस ने बिल्कुल कोशिश की थी कि जो पैनोरामा का जो सैंपल था वो पेश किया जाए और जज साहिबान जो हैं, जो बेंच था, वो उसको देखें और होम ऑफिस के खर्चे पे और जो भी उनकी एप्लीकेशंस की कॉस्ट वगैरह है वो सारी वेव 15,000 के लगभग जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे। लंदन हाई कोर्ट के सामने तकरीबन 60,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक ऐसा केस आया है जिसमें तकरीबन 15 से 20,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिनमें एक बड़ी तादाद बरतानिया से डिपोर्ट हो चुकी है और एक स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद जो ऑलरेडी जो इस वक्त भी बरतानिया में मौजूद है, लेकिन एक होम ऑफिस का एक फ़ैसला था जो जिसमें उस फैसले की वजह से उन स्टूडेंट्स की ज़िंदगियाँ इंतहाई मुश्किल हो गई थी और ये कि वो अभी तक वो स्टूडेंट्स इस वक्त जो बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे महरूम हो चुके हैं। लेकिन इस केस में जो ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया गया है, इस केस का जो आउटकम है, अगर तो वो स्टूडेंट्स की हमायत में आता है और जिस तरह का यहाँ पर जो केस पेश किया गया है, तो उससे न सिर्फ ये कि जो करंट जो स्टूडेंट्स बरतानिया के अंदर मौजूद हैं उनकी ज़िंदगियों पर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि वो स्टूडेंट्स, अगर ये फ़ैसला पॉजिटिवली आता है तो वो स्टूडेंट जिनको इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा चुका है, उसके बाद उनके पास ये राइट होगा कि वो दोबारा अप्लाई करें और ये कि होम ऑफिस को उनको बरतानिया वापस लाना पड़ेगा। ना सिर्फ ये कि उनको लाना पड़ेगा बल्कि उनको वापस आने के अखराजात भी उनको देने होंगे और उसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स को उनके जो एक्सपेंस है वो पे करना पड़ेगा और उनको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर शराज राजा जो इस केस में इन्वॉल्व थे, जो कोर्ट के सामने पेश किया गया। हम उनसे बातचीत करते हैं कि शराज साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। ये जो केस है ETS के जो नाम से जाना जाता है केस, ये 2014 में एक पैनोरामा हुआ था BBC का, जिसमें ये एक दिखाया गया था स्टोरी जहाँ पे वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो चीटिंग करते हुए अपना एग्ज़ाम दे रहे थे, इंग्लिश का टेस्ट दे रहे थे और उस एक पैनोरामा के बेस पे, एक एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जितने भी उस वक्त अब तकरीबन 60,000 प्लस जो अफेक्टीज़ हैं, जो उनके वीज़े की एक्सटेंशन के मामला थे, वो सारे जो हैं उस वक्त वो नलीफाइड हो गए। होम ऑफिस ने एक पॉलिसी बना ली उस वक्त कि क्योंकि एक जो केस सामने आया है पैनोरामा के बुनियाद के ऊपर, इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स UK में हैं उस वक्त सब की ये चीटिंग की गई है और इनके जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स हैं वो सब के सब फ्रॉडलेंट हैं। तो उसके बुनियाद पे ये जो केस अभी ETS का हाई कोर्ट में है और इट इज़ विद द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जज ऑकल्टन और जज लेन, इनकी सुनवाई हो चुकी है और इसमें जो लीड कर रहे हैं वो बैरिस्टर रशीद अहमद साहब हैं और जो आर्ग्यूमेंट सारी पेश हो चुकी हैं और अभी डिटर्मिनेशन का अभी अवेट कर रहे हैं इस वक्त। इस फैसले की वजह से जो होम ऑफिस ने किया था, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो ज़िंदगियाँ वो किस तरह से मुतासर हुई थी और उन पर एग्जैक्टली उन पर असर क्या पड़ा था? देखिए, ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे और ख़ुसूसी तौर पे जितने हमारे एशियन स्टूडेंट्स थे, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स थे, उनके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हुए थे। उनके ऊपर फाइनेंशियल इफ़ेक्ट था, इमोशनल इफ़ेक्ट था, उनके ऊपर जो लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स थे, उसमें बेशुमार ऐसे केसेस थे जहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस थे, उनके एजुकेशनल लॉसेस थे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स आए थे पढ़ने के लिए, जेन्युइन स्टूडेंट्स थे जो अपनी ज़िंदगी के अपने फ़ैसले लेके आए थे और उनके फ्यूचर जो तबाह हुए। और इसके साथ जो उनका इमोशनल साइड है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी भी तादाद में लोग ऐसे हैं जो UK के अभी भी इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं और उनकी हालात ऐसे हैं कि ना वो जॉब कर सकते हैं, ना वो आगे के हैं, ना वो पीछे के रह गए हैं। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे पाकिस्तान में फैमिली मेम्बर्स जो है उनको बीमार हुए, डेथ्स हो गई और वो वापस नहीं जा सके। सो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो शॉर्ट टर्म भी हुए हैं, लॉन्ग टर्म भी हुए हैं और बहुत एवर लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हैं जो शायद कभी वापस उस जगह पे वापस ना आ सकें। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि जो कितने ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है और ये कि उनके पास फिर लीगल ऑप्शंस क्या होंगे? अप्रॉक्सीमेटली ये कह सकते हैं कि 15,000 के लगभग जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, उनके लिए अगर ये फ़ैसला उस तरह आता है जिस तरह से हमारा केस प्लीड हुआ है और हमें काफ़ी उम्मीद है जी कि वो फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होम ऑफिस टू नॉट ओनली कंपनसेट द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो जो पोजीशन उस वक्त थी स्टूडेंट्स की, उसी पोजीशन पे वापस लेके आएँ,
तो इसमें दो तरह के लोग हैं जो फैक्ट्रीज़ हैं। कुछ ऐसे हैं जो अभी भी यूके की इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद हैं, जिन्होंने एप्लीकेशंस, होम ऑफिस फ़ीस, लीगल फ़ीस वगैरह वगैरह कॉस्ट थी, उनको एंटाइटलमेंट होना चाहिए कि वो अपने कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकें और उनकी जो लीगल स्टेटस है वो उसको बहाल किया जाए, और या उस पोजीशन में लेके जाया जाए जिस पोजीशन पे वो उस वक्त उस टाइम पे थे। और दूसरी जो फैक्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान जो वापस जिनको रिमूव किया गया या डिपोर्ट किया गया, वो उनको राइट होना चाहिए कि वो वापस आ सकें, और वो भी उस होम ऑफिस के खर्चे पे, और जो भी उनकी एप्लीकेशंस की कॉस्ट वगैरह है वो सारी वेव की करनी चाहिए, हो जानी चाहिए, और उसी पोजीशन में उनको वापस लेके आना चाहिए। इसके पहले जो होम ऑफिस ने डिसीजन लिया था उनको रिमूव करने का। जो BBC पैनोरामा की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी इन स्टूडेंट्स के ऊपर, उसमें तो अच्छा ये इस्टेब्लिश ज़रूर हुआ था कि एटलीस्ट चंद कॉलेजेस में वहाँ पे ना सिर्फ चीटिंग हो रही थी बल्कि वहाँ पर प्रॉक्सी स्टूडेंट्स बैठ रहे थे जिनकी अच्छी इंग्लिश थी और वो पैसे लेकर एग्ज़ाम पास कर रहे थे। अब यहाँ तक तो होम ऑफिस की पोजीशन बिल्कुल सही है कि ये वो काम है जो हम देखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता है, लेकिन बरतानिया में इस तरह का काम होना कि स्टूडेंट्स बैठकर मतलब यहाँ के एक मॉडर्न सिस्टम में यहाँ पर बैठकर चीटिंग कर रहे हैं, इस चीज़ को भी तो किसी हवाले से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब वो जो BBC की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें जो फैक्ट्स थे वो तो अपनी जगह पर तो स्टैंड करते हैं ना। ये कह रहे हैं कि जो पानोरामा BBC ने चलाया था उसमें वाकई एक कॉलेज था जहाँ पे ETS के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, और उसमें आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त वो चीटिंग हो रही थी। वहाँ पे प्रॉक्सीज़ यूज़ किए गए थे, और उसका ट्रांसलेशन सिर्फ यही है कि जो एक्चुअल स्टूडेंट्स थे वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे, उनके जगह पे कुछ और लोग थे जो जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी थी, वो उनकी जगह पे टेस्ट एग्ज़ाम्स दे रहे थे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे जो अगर 15, 20, 50 या 100 लोग थे तो इसका मतलब नहीं है उसमें से जी कि पूरे जो 60,000 लोग हैं जो अफेक्टिव हुए हैं इसके, वो सारे जो है वो चीटिंग कर रहे थे। और यहाँ यूके की लीगल प्रिंसिपल भी यही है कि जब तक आपके ऊपर केस प्रूव नहीं होता तो आप गिल्टी हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके, एक छोटा सा वहाँ से सैंपल लेके सब के ऊपर ये लेमिनेट कर देना जी कि हम ये जो सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे चीटर्स हैं, ये फ्रॉडलेंट हैं, ये लीगली भी मॉरली भी इनकरेक्ट पॉलिसी थी जो होम ऑफिस ने अपनाई थी। कोर्ट के सामने होम ऑफिस के इस हवाले से क्या व्यू पॉइंट था, और क्या होम ऑफिस आपके ख्याल में जज को कन्विंस करने में कामयाब होता आपको नज़र आया कि जो होम ऑफिस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही था? जी मुर्तज़ा, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, और उसमें फ़िलहाल तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि होम ऑफिस ने बिल्कुल कोशिश की थी कि जो पैनोरामा का जो सैंपल था वो पेश किया जाए, और जज साहबान जो हैं, जो बेंच था, वो उसको देखें और उसको कंसिडर करें। लेकिन बैरिस्टर रशीद अहमद साहब ने उस पर ऑब्जेक्ट किया और कहा कि ये आप एक छोटा सा टेस्ट जो सैंपल आप पेश करना चाह रहे हैं, ये जजेस की व्यू को या जजेस की डिटर्मिनेशन को, फैसले को डाइल्यूट नहीं कर सकता। और जो बात हो रही है, जो प्लीडिंग्स हैं, उस पर बैरिस्टर रशीद साहब ने कहा कि ये जो सैंपल है ये कम्प्लीटली इसको इग्नोर किया जाए, और जो फ़ैसला है वो ओवरऑल जो 60,000 अफेक्टीज़ हैं उन पे ये फ़ैसला होना चाहिए। तो जज साहब ने इस एप्लीकेशन को मंजूर किया, और वो जो सैंपल था, जो एविडेंस का, उसको एड्यूस नहीं किया, उसको उन्होंने कंसिडर नहीं कर रहे।